पहुंचे। आपका सिपा सलार गद्दार है तो एक्सटेंशन क्यों दी? DGISPR के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए DGI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने कहा कि इसमें दो राय नहीं कि किसी को मीर जाफर मीर सादिक कहने की मजम्मत करनी चाहिए। कहा कि बगैर शवाहिद के इल्जामात की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। न्यूट्रल और जानवर कहना इसलिए नहीं कि हमने कोई गद्दारी की है, बल्कि ये सब इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हमने गैर कानूनी काम से इनकार किया। अरशद शरीफ की वफात से जुड़े हकाइक तक पहुंचना जरूरी है। इदारों, लीडरशिप और आर्मी चीफ पर बेबुनियाद इल्जाम तराशी की गई। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुबैना अमरीकी साजिश के हवाले से बात करते हुए कहा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने साइफर पर कहा था कि कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन पाकिस्तानी सफीर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। असद मजीद के हवाले से मनगढ़ंत खबर भी चलाई गई। इमरान खान कौम को तकसीम करने की सियासत कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की धुएंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान पर तनकीदी वार करते हुए कहा कि कोई इसके मफाद का काम ना करे तो मीर जाफर मीर सादिक और गद्दार कहा जाता है, और कोई इसके मफाद के लिए काम करे तो इसकी तारीफें की जाती हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि अरशद शरीफ को बार बार कहा गया कि बाहर चले जाओ। इमरान खान एक कौमी नासूर की सूरत इख्तियार कर चुका, जिसका इलाज बहुत जरूरी है। कीनिया में पुलिस की फायरिंग से शहीद होने वाले सहाफी अरशद शरीफ की नमाज जनाजा फैसल मस्जिद में अदा कर दी गई। अरशद शरीफ के जस्दे खाकी को आज सुबह अस्पताल से उनके घर मुंतकिल किया गया, जहां बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। मरहूम अरशद शरीफ की मक्का फूल निछावर करके इस्तकबाल किया गया। पाकिस्तान के तराने और कौमी परचम के साथ उनको रुखसत किया गया। मकबूजा कश्मीर पर भारत के नाजायज कब्जे के खिलाफ आज कश्मीरी यौम स्याह मना रहे हैं। मकबूजा कश्मीर के मजलूम अवाम गुज़िश्ता 75 सालों से भारतीय कब्जे के खिलाफ मुज़ाहमत करते हुए आज़ादी की जद्दोजहद में मसरूफ़ अमल हैं। 27 अक्टूबर 1947 को जम्मू और कश्मीर में भारतीय फौज के उतरने से कश्मीरियों के दुखों का आगाज हुआ। दुनिया भर के कश्मीरी आज इस दिन को यौम स्याह के तौर पर मनाते हैं। मुश्किलात के बावजूद बहादुर कश्मीरी बेमिसाल कुर्बानियां देकर भारतीय जहारियत का मुकाबला कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने 27 अक्टूबर यौम स्याह कश्मीर के हवाले से पैगाम देते हुए कहा कि आज बोझल दिल के साथ हम कश्मीर से मुताल्लिक एक और यौम स्याह मना रहे हैं। 27 अक्टूबर 1947 से भारत गैर कानूनी तौर पर मकबूजा कश्मीर पर काबिज है। भारत ने मकबूजा कश्मीर में 9 लाख से ज्यादा मुसल्लह फौज तैनात कर रखी है। 27 अक्टूबर 1947 तारीख का स्याह तरीन दिन है जिस पर इंसानियत शर्मिंदा है। बिलावल भुट्टो ने यौम स्याह कश्मीर के मौका पर पैगाम देते हुए कहा कि मकबूजा कश्मीर में इंसानियत सोच मजालिम 75 साल पर मुहित हैं। भारत कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी को दबाने की कोशिश में नाकाम हो गया। आलमी बरादरी से मुतालबा करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि दुनिया मकबूजा कश्मीर में जारी इंसानी हकूक की पामाली को रोके। आलमी बरादरी कश्मीरियों से किया गया इस्तिस्वाब का वादा पूरा करे। सूबाई वजीर मेहनत व अफरादी क़ुव्वत सईद गनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इमरान खान ने अरशद शरीफ के कत्ल को सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया। चेयरमैन PTI ने जो सूरत हाल पैदा की वो खतरनाक है। कहा कि इमरान खान साइफर से नहीं मुल्क से खेल रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर फैसल वावडा की बुनियादी पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी गई। PTI के मरकजी जनरल सेक्रेटरी असद उमर के मुताबिक फैसल वावडा का बयान पार्टी पॉलिसी से मुताबिकत नहीं रखता था। PTI सिंध के सदर अली जैदी की जानिब से इजहार वजूह का नोटिस जारी कर दिया गया, जिसमें आइंदा 2 रोज के अंदर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जवाब जमा करवाने की हिदायत की गई है। मस्जिद नबवी में हंगामा आराई के इल्जाम में कैद तमाम पाकिस्तानियों को रिहाई करने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद से अप्रैल 2022 के वाक़े पर गिरफ्तार पाकिस्तानियों की रिहाई की दरख्वास्त की थी। मदीना मुनव्वरा की अदालत ने 3 पाकिस्तानियों को 8 साल और 3 को 6 साल कैद की सजा सुनाई।
T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप 2 के मैच में जनूबी अफ्रीका ने बांग्लादेश को बासानी 104 रन से हरा दिया। बांग्लादेश की टीम 206 रन के हदफ का ताक़ुब करते हुए पूरे 20 ओवर्स भी ना खेल सकी और 16वें ओवर्स में 101 रन बना सकी। बांग्लादेश के बैटर लिजन दास ने सबसे ज्यादा 43 रन बनाए। जनूबी अफ्रीकी बॉलर एनरिक ने 4 और तबरेज शमसी ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं सफा रियाज और मैं हूं हसन रऊफ। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। बुलेटिन में खुश आमदीद। आपको सबसे पहले बताएं कि DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने कहा कि आपका सिपह सालार अगर गद्दार है तो एक्सटेंशन क्यों दी। DGISPR के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने कहा कि इसमें दो राय नहीं कि किसी को मीर जाफर और मीर सादिक कहने की मजम्मत करनी चाहिए और बगैर शवाहिद के इल्जामात की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है, जबकि न्यूट्रल और जानवर कहना इसलिए नहीं कि हमने कोई गद्दारी की, बल्कि ये सब इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हमने गैर कानूनी काम करने से इनकार कर दिया। तहजीब का निशाना बनाया जाए तो बहसीत इस एजेंसी के, इस अदारे के सरबराह के मैं खामोश नहीं हो सकता। और मैं ये भी मानता हूँ कि जब झूठ इतनी आसानी, रवानी और फरवानी से बोला जाए एक साइड से कि मुल्क में फितना और फसाद का खतरा हो, तो सच की लंबी खामोशी भी ठीक नहीं है। इसमें मैं कोशिश करूँगा बिला ज़रूरत सच न बोलूँ। कौम ने मेरे मनसब में मुझ पे ये बोझ डाला है कि मैं इन राजों को जो मेरे पास हैं, इन अमानतों को अपने सीने में लेके कब्र में चला जाऊँ। लेकिन जहाँ ज़रूरत समझी मैं वो राज आपके सामने ज़रूर रखूँगा ताकि मैं अपने अदारे का, अपने जवानों का, अपने शोधा का दफा कर सकूँ। आपने देखा लसबेला में हमारे कोर कमांडर साहब, उसके साथ ऑफिसर, जवान शहीद हुए। इस मिट्टी की खातिर उन्होंने जान दी, लेकिन उनका भी मजाक बनाया गया। लिहाजा इस पस मंज़र में जो आपने पहला सवाल पूछा है कि मीर जाफर, मीर साद और गद्दार की क्या पस मंज़र है, देखिए इसमें दो राय नहीं है कि आप किसी को मीर जाफर कहें, मीर सादक कहें, आपके पास कोई शवाहिद ना हो तो ज़ाहिरी बात है इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए ये कम है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल 100% झूठ पे बनाया गया नजरिया है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये नजरिया बनाया क्यों गया। ये मीर जाफर कहना, मीर सादक कहना, गद्दार कहना, न्यूट्रल कहना, जानवर कहना इसलिए नहीं है कि मेरे अदारे ने, मेरी एजेंसी ने, आर्मी चीफ ने गद्दारी की है। ये इसलिए भी नहीं है कि उन्होंने कोई गैर आइनी, गैर कानूनी काम किया है। ये इसलिए है कि उन्होंने, उनके अदारे ने गैर आइनी, गैर कानूनी काम करने से इनकार कर दिया। आपको मालूम है पिछले साल एस्टेब्लिशमेंट ने यह फैसला किया कि हमने अपने आप को अपने आइनी किरदार पे महदूद रखा है। ये फर्द वाहिद का फैसला नहीं था, सिर्फ आर्मी चीफ का फैसला नहीं था। इस पे अदारे के अंदर, इसकी क़यादत में बहुत बहस हुई और हम इस नतीजे पे पहुंचे कि मुल्क का मफाद इसी में है, अदारे का मफाद इसी में है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि अरशद शरीफ की वफात से जुड़े हकायक तक पहुंचना जरूरी है क्योंकि इस हवाले से इदारों, लीडरशिप और आर्मी चीफ पर बेबुनियाद इल्जाम तराशी की गई। मुबैना अमरीकी साजिश के हवाले से बात करते हुए तर्जुमान पाक फौज का कहना था कि साबिक वज़ीर आज़म ने साइफर पर कहा था कि कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी सफीर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। असद मजीद के हवाले से मन घड़त खबर भी चलाई गई। हाल पैदा करने की कोशिश की। अरशद शरीफ साहब की वफात एक इंतहाई अंदोनाक वाक़या है और हम सबको इसका शदीद दुख है। अल्लाह ताला अरशद शरीफ साहब की मग़फ़िरत फरमाए, दुख
और तकलीफ की इस घड़ी में हम सब उनके लवाहिकीन के साथ बराबर के शरीक हैं। अरशद शरीफ साहब पाकिस्तान की सहाफत का एक आइकॉन थे, क्योंकि एक फौजी के बेटे, एक शहीद के भाई और एक सर्विंग ऑफिसर के ब्रादर निस्बती थे। इसलिए फौज और शहीदों के हवाले से उनके प्रोग्रामों में वो दर्द और एहसास हमेशा झलकता। सियाचिन हो, कबायली इलाका जात हों, फौजी मशकें, ऑपरेशन एरिया, लाइन ऑफ कंट्रोल, अरशद शरीफ साहब के प्रोग्राम जर्नलिज्म की दुनिया में एक रोल मॉडल के तौर पर याद रखे गए। वो इंतहाई मेहनती साफ़ी थे जिन्होंने अपने शानदार काम से सहाफ़त में मुकाम बनाया। चूँकि उनकी वजह शोहरत तहकीकाती सहाफ़त थी, लिहाजा जब साइफर का मामला सामने लाया गया तो अरशद शरीफ साहब ने उस पर भी मुतअद्दिद प्रोग्राम्स किए। इस हवाले से उन्होंने उस वक्त के वज़ीर आज़म से कई मुलाकातें भी की और उनके कई इंटरव्यूज़ भी किए, जिसके नतीजे में ये बात भी की गई कि शायद उन्हें मुख्तलिफ मीटिंग्स के मिनट्स और साइफर भी दिखाया गया। साइफर और अरशद शरीफ साहब की वफ़ात के हवाले से जुड़े वाक़यात के हक़ाइक़ तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है, ताकि इस सिलसिले में किसी किस्म का इब्हाम और क़यास आराई पैदा ना हो और कौम सच जान सके। जहाँ तक साइफर का मामला है, आर्मी चीफ ने 11 मार्च को कामरा में साबिक वज़ीर आज़म से खुद इसका तज़किरा किया, जिस पर उन्होंने फरमाया कि ये कोई बड़ी बात नहीं। हमारे लिए ये हैरान कुन था जब 27 मार्च इस्लामाबाद के जलसे में कागज़ का एक टुकड़ा लहराया गया और ड्रामाई अंदाज में एक ऐसा बयानिया देने की कोशिश की गई जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। साइफर के हवाले से हाल ही में कई हक़ाइक़ मंज़र आम पर आ चुके हैं, जिसने इस खोखली और मनगढ़ंत कहानी को बेनकाब कर दिया कि कैसे पाकिस्तानी सफ़ीर की राय को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। 31 मार्च की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग भी इस सिलसिले की एक कड़ी थी। ISI ने बड़े वाज़े और प्रोफेशनल अंदाज में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को बता दिया था कि हुकूमत के खिलाफ किसी भी किस्म की साजिश के कोई शवाहिद नहीं मिले। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को ब्रीफ किया गया कि ये पाकिस्तानी सफ़ीर की ज़ाती असेसमेंट है और पाकिस्तानी सफ़ीर ने जो लाए अमल रेकमेंड किया था वही लाए अमल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने भी फॉरेन ऑफिस को रेकमेंड किया। ISI की साइफर से मुतालिक फाइंडिंग्स की किसी किस्म की साजिश को उनको उसके शवाहिद नहीं मिले और ये तमाम फाइंडिंग्स रिकॉर्ड का हिस्सा है। हम इन फाइंडिंग्स को कौम के सामने रखना चाहते थे, जो ISI की फाइंडिंग्स थी। ताहम ये फैसला हमने उस वक्त की हुकूमत पर छोड़ दिया कि वो ISI की फाइंडिंग्स को पब्लिक कर दे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, बल्कि मजीद अफवाहें और झूठी खबरें फैलाई गई जिसका मकसद सियासी फ़ायदा हासिल करना और एक मखसूस बयानिया तश्कील देना था कि हुकूमत के खिलाफ आइनी और कानूनी और सियासी मामले की बजाय अदम एतमाद की तहरीक रिजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा। फिर इसी हवाले से अमेरिका के दुनिया भर में रिजीम चेंज ऑपरेशंस के हवाले दिए गए और उनको पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली से जोड़ दिया गया। पाकिस्तान के इदारों बिलखसूस फौज की लीडरशिप को निशाना बनाया गया और हर चीज़ को गद्दारी और रिजीम चेंज ऑपरेशन से लिंक कर दिया। यही वो वक्त था जब अरशद शरीफ साहब और दीगर कई सहाफ़ियों और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स को एक मखसूस बयानिया फीड किया गया जिसकी हकीकत भी बहुत हद तक वाज़ेह हो चुकी है। ज़हन साजी के ज़रिए कौम और अफ़वाज पाकिस्तान में सिपाह और लीडरशिप में नफरत पैदा करने की मज़मूम कोशिश की गई। पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों को दुनिया भर में बदनाम करने की कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इमरान खान कौम को तकसीम करने की सियासत कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान पर तनकीदी वार करते हुए कहा कि कोई इसके मफाद का काम ना करे तो मीर जाफिर, मीर सादिक और गद्दार कहा जाता है।
اس کے مفاد کا اگر کوئی کام کرے تو اس کی تعریفیں کی جاتی ہیں۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ ارشد شریف کو بار بار کہا گیا کہ باہر چلے جاؤ۔ عمران خان ایک قومی ناسور کی صورت اختیار کر چکا ہے جس کا علاج بہت ضروری ہے۔ جس کا علاج جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک اور قوم کی زندگی کے لیے جو ہے یہ بڑا ضروری ہے کہ آج جو چیزیں سامنے آئی ہیں یعنی کس طرح سے جو ہے وہ سائفر کا جو ڈرامہ اس نے رچایا اپنی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کو ناکام کرنے کے لیے، اور ایک ڈپلومیٹک جو ایک سٹیٹس ہوتا ہے کسی ملک کا، اس کا لحاظ رکھے بغیر اس کو تباہ کرتے ہوئے جو ہے وہ ایک ایسا موقف اختیار کیا جس کی کوئی بنیاد نہیں تھی، اور پھر بعد میں وہ آڈیو جو جس کے ذریعے سے یہ پتہ چلا کہ یہ کتنا گنونا اور کتنا شفاف چہرہ اس کا سامنے آیا کہ یہ کھیل رہا تھا، یہ اس سائفر کے ساتھ جو ہے یہ ایک اس کا کھیل تھا، اور اس کے اوپر اس نے کھیل کھیلا اور ملک اور قوم کا جو ہے یہ نہیں سوچا کہ اس سے اس کا جو ہے وہ کتنا نقصان ہوگا۔ اور پھر آرمی چیف کو اگر وہ اپنے ادارے کے فیصلے کے خلاف اور اپنی ذات کے مفاد میں اگر وہ اپنی ذات کو اپنے ادارے پر ترجیح دیتے ہوئے جو ہے وہ غیر معینہ مدت یعنی فار لائف ایکسٹینشن جو ہے وہ لینے پہ رضامند ہو جائے، تو پھر اس کی وہی تعریفیں جو تعریفیں جو ہے وہ پچھلے 4 سال سے ہوتی رہی تھی کہ جی باجوہ صاحب جو ہے وہ بہت جمہوری پسند جرنیل ہیں، انہوں نے اس ملک کی بڑی خدمت کی ہے، انہوں نے جو ہے وہ ہماری جو اکانومی ہے اس کے لیے انہوں نے بڑا کام کیا ہے، اور اگر انہوں نے اپنی ذات پہ ادارے کو ترجیح دی اور عدم اعتماد کی تحریک کو ناکام کرنے کے لیے سیاسی کردار ادا کرنے سے انکار کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ادارے کا یہ فیصلہ ہے کہ جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، لیکن اب ادارہ جو ہے وہ اپنا پولیٹیکل کردار جو ہے وہ اپنائے گا، تو اس کے بعد پھر دیکھیں پھر میر جعفر، میر صادق، نیوٹرل، جانور، غدار، یعنی یہ ہے اس آدمی کا جو ہے یعنی جو اصل چہرہ کہ اگر اس کے مفادات کے لیے کوئی ادارہ یا کوئی شخصیت جو ہے وہ کام کرے تو پھر اس کی تعریفیں۔ کینیا میں پولیس کی فائرنگ سے شہید ہونے والے صحافی ارشد شریف کی نماز جنازہ فیصل مسجد میں ادا کر دی گئی۔ ارشد شریف کے جسد خاکی کو آج صبح اسپتال سے ان کے گھر منتقل کیا گیا تھا، جہاں بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے جنہوں نے پھول نچھاور کر کے ان کا استقبال کیا، جبکہ 1 بجے پاکستان کے ترانے اور قومی پرچم کے ساتھ ان کو رخصت کیا گیا۔ ارشد شریف کے قتل کی کینیا میں تفتیش جاری ہے۔ تحقیقات کے لیے واقعے میں ملوث کینین پولیس افسران نے اپنے ہتھیار واپس کر دیے۔ تحقیقات کرنے والی ٹیم یہ جاننا چاہتی ہے کہ واقعے میں کینیا پولیس کے ایک آفیسر کو گولی لگنے کے واقعے میں کوئی دوسرا شوٹر ملوث تھا یا نہیں۔ فائرنگ کے نتیجے میں ان کے زخمی ہونے کے بعد ان کے ساتھیوں نے اس گاڑی پر گولی چلائی جس پر ارشد شریف سوار تھے۔ تحقیقاتی ٹیم شوٹنگ کی رینج کے مالکان سے بھی پوچھ گچھ کرے گی، جہاں ارشد شریف نے اتوار کو زیادہ وقت گزارا۔ ویلکم بیک۔
आपको बताएं कि फिरोज वटवा में मनशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग, 5 किलो से जायद चर्च पकड़कर मुतादिद मनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे फराज अहमद मुगल से। जी फराज, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं थाना बिक्की में। थाना बिक्की में नए तैनात होने वाले एसएचओ रईस शाह की तैनाती के बाद इन्होंने जो मनशियात फरोश हैं उनको अपनी गिरफ्त में ले लिया। इनसे जानते हैं कि इनका मनशियात फरोश और इलाका के जमात पेश नासर के बारे में क्या पैगाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके चैनल के थ्रू ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इलाका थाना बिक्की में जितने भी मंशियात फरोश हैं वो अपना ठिकाना कर लें, क्योंकि इंशाल्लाह तबारक व तआला ये सब जेल की सलाखों के पीछे होंगे और इंशाल्लाह हम इनको कैफे करतार तक पहुँचाएंगे। उसी सिलसिले की कड़ी में आज हमने 2 मंशियात पकड़े हैं, जिनसे भारी मिकदार में मंशियात पकड़ी गई है। तकरीबन 2500 ग्राम एक से पकड़ी गई है और 1800 ग्राम हमने जो एक से इंशाल्लाह बरामद की है। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि हमने आते जो है वो भारी मिकदार में मंशियात पकड़ी है और इलाका में संबड़ियाल में सियालकोट लाहौर मोटरवे पर ट्रैफिक पुलिस ने ग्रैंड ऑपरेशन किया, जिसमें गाड़ियों को चेक करने के साथ साथ शहरियों को ट्रैफिक कवानीन के हवाले से आगाही भी दी गई। मज़ीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे बाबर गुलशन से। जी बाबर गुलशन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सियालकोट के तहसील संबड़ियाल के मोटरवे पे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज जो है ये मोटरवे पुलिस की तरफ से एक ग्रैंड ऑपरेशन किया जा रहा है। इस ग्रैंड ऑपरेशन में क्या है कि आज शहरियों को जो आ जा रहे हैं उन्हें बताया जा रहा है, उन्हें जो है सेफ्टी के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। पुलिस जो है वो हर गाड़ी को, जैसा कि देख रहे हैं कि हर गाड़ी को खड़ा किया जा रहा है और उन्हें सेफ्टी की इंफॉर्मेशन दी जा रही हैं कि किस तरीके से अपने आप को सेव करना है। ब्रीफिंग दे रही है मोटरवे पुलिस, कर रही है और लोगों को आगाही दे रही है। इसके बारे में हम जानेंगे, यहाँ पे कुछ दोस्त हैं हमारे पास जो है, उनसे हम जानेंगे। आईजी साहब के हुक्म से हम कर रहे हैं ये। अच्छा। ब्रीफिंग सेशन है हमारा। अच्छा। उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सीट बेल्ट के मतलब आगाही फराहम कर रहे हैं कि सीट बेल्ट के फ़ायदे क्या हैं और सीट बेल्ट ना लगाने के नुकसान क्या हैं। अच्छा। तो इस वजह से ये आईजी साहब के हुक्म से यहाँ पे संबड़ियाल टाल प्लाजा पे ये एक सेक्टर की तरफ से, सेक्टर लाहौर सियालकोट मोटरवे की तरफ से, यहाँ पे सेक्टर कमांडर साहब भी हमारे साथ हैं। तो यहाँ पे हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीफ किया जाए। जिन लोगों ने सीट बेल्ट नहीं पहनना, तो ये हमारे ना सेशंस होते हैं, जिसमें जैसे आज हमारा ये ब्रीफिंग का सेशन चल रहा है, तो हम कुछ टाइम के लिए ब्रीफ भी करते हैं लोगों को और फिर हमारी इन्फोर्समेंट कैंपेन्स भी होती हैं, जिसमें हम लोगों जो लोग सीट बेल्ट नहीं पहनते उनको हम टिकट भी इशू करते हैं। हमने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइट्स के बारे में किया ब्रीफ के, जब भी आपने सफ़र करना है, बुनियादी बात तो ये है कि जब धुंध पड़ गई है तो फिर आप गैर ज़रूरी सफ़र नहीं करें, बिल्कुल अपने आप को महदूद कर लें। और बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है धुंध में निकलना, तो उसमें आपकी सबसे पहले तो फ्रंट और बैक लाइट्स आपकी दुरुस्त हों, आपके जो डबल इशारे जो होते हैं उनको हैज़र्ड लाइट कहा जाता है, वो आपके दुरुस्त हों। धुंध बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि फैसलाबाद में नावल्टी पुल के मकीनों का नाक़िस सीवरेज सिस्टम के खिलाफ एहतजाज। मछली मंडी में गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मुरीद हुसैन से। जी मुरीद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ फैसलाबाद के गुंजानवाल इलाके नावल्टी पुल में, जहाँ पर सीवरेज के मसाइल को लेकर शहरी भरपूर सरापा एहतजाज है। कुछ शहरी इस वक्त मेरे साथ मौजूद भी हैं, हम उनसे मजीद जानने की भी कोशिश करते हैं। जी सर, बताइएगा ये जो सीवरेज के मसाइल हैं ये कब से हैं और इसकी आपने किसी को शिकायत भी की है? अगर शिकायत अगर आपकी नहीं सुनी जाती तो फिर इसके बाद आपके पास क्या लाएअमल होगा? जी मशकूर है आपके चैनल के, हमने इसकी रिक्वेस्ट की है, डीसी साहब से भी की है, एमडी वासा से भी की है, मुतलका हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं फ़र्क भी है उससे भी की है, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हम जा के थक चुके हैं। अगर ये हमारा मसला हल ना हुआ तो हम रोड ब्लॉक करेंगे, डीसी ऑफिस के सामने जाके एहतजाज करेंगे। यहाँ पे डेंगू फैल रहा है, महकमा माहौलियात वाले भी कुछ नहीं करते। यहाँ पे मस्जिद है, मस्जिद में नमाजी भी नहीं आती इसी वजह से। लिहाजा हम आपके लिए आपके वसासे से इन तक बात पहुँचाना चाहते हैं, लिहाजा हमारी बात पहुँचाएँ और कम बाला तक और हमारा ये मसला हल हो सके। मेहरबानी आपकी। जी बिल्कुल, जैसा कि हमने सुना शहरी उनका ये कहना है कि गुज़िश्ता 4 साल से ये सीवरेज का मसला हमें दरपेश है और हमने यहाँ पर दरख्वास्त भी गुजारी, एमडी वासा से भी हम दरख्वास्त कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारा ये जो सीवरेज का मसला ये हल नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि शहरियों का ये भी कहना है कि डेंगू जैसा जो मूजी मर्ज है वो भी यहाँ पर जन्म ले रहा है। इसके साथ सियालकोट में रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर गुजरांवाला सैयद कमाल आबिद का ऑडिट टीम के हमरा रेस्क्यू हेडक्वार्टर का दौरा, कारकर्दगी का जायजा लिया गया। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद मुश्ताक भट्टी की इस रिपोर्ट में। सियालकोट डीजी पंजाब एमरजेंसी डिपार्टमेंट डॉक्टर रिजवान नसीर की खसूसी हिदायत पर रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर गुजरांवाला सैयद कमाल आबिद ने ऑडिट टीम के हमरा सियालकोट सेंट्रल
रेस्क्यू स्टेशन का दौरा किया। दौरे का मकसद सियालकोट की सलाना कारकर्दगी का जायजा लेना था। ऑडिट टीम जुलाई 2021 से जून 2022 तक रेस्क्यू सियालकोट की कारकर्दगी का जायजा लिया। रेस्क्यू व्हीकल्स के सामान की वर्किंग और तादाद को चेक किया गया। इसके अलावा स्टोर्स की डाटा एंट्रीज, अकाउंट्स ऑफिस और टेक्निकल ऑफिस के रिकॉर्ड, कंट्रोल रूम के इमरजेंसी रिकॉर्ड, फ्लड फाइटिंग के हालात की जांच पड़ताल की गई। रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर गुजरावाला ने कंट्रोल की कॉल्स भी सुनी। फ्यूल लॉग बुक और रजिस्टर का बखूबी जायजा लिया गया और दस्तखत भी किए। इस मौके पर रेस्क्यू ओकाड़ा थाना मंडी अहमदाबाद की हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला। पुलिस के मुताबिक अपने ही साथियों की फायरिंग से 2 नामालूम डाकू हलाक हो गए। मजीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ दाऊद राजपूत की इस रिपोर्ट में। ओकाड़ा थाना मंडी अहमदाबाद की हदूद में पुलिस मुकाबला। अपने साथियों की फायरिंग से 2 नामालूम डाकू हलाक, 2 फरार। 4 नामालूम डाकू शहरी के साथ वारदात करके फरार हो रहे थे कि पुलिस पार्टी पहुंच गई। ताकुब करने पर कमहार मोड़ के करीब नामालूम डाकुओं ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। पुलिस पार्टी ने भी हक हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत जवाबी फायरिंग की। 2 नामालूम डाकू अपनी साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए, जबकि 2 फरार होने में कामयाब हो गए। जैव कुआ से छीनी गई मोटरसाइकिल, नाजायज असलहा, नकदी और मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए गए। पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया। फरार होने वाले डाकुओं की तलाश जारी। हलाक डाकुओं की शनाख्त ताहाल ना हो सकी। कैमरा टीम के साथ दाऊद राजपूत। बुनियादी मरकज़ सेहत फिरोज वटवा में सहूलियात का फुकदान, मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे फराज अहमद से। जी फराज अहमद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं फिरोज वटवा बुनियादी मरकज़ सेहत में। आबादी के लिहाज से आस पास के एहतियात मिलाकर यहाँ की आबादी 2.25 लाख बनती है। यहाँ पर सहूलियात का भी फुकदान है। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि यहाँ पर इलाज मुआवजे के लिए आने वाले मरीजों की तादाद कितनी है और क्या उनको ये सहूलियात साहब जो है वो मिल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर इमरान अनवर है और मैं यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर हूँ। तो यहाँ पे वाकई जो है वो पेशेंट्स का जो है वो इनफ्लो बहुत ज़्यादा है। डेली 100+ पेशेंट्स आते हैं, लेकिन जो है वो हम उनको मेडिसिन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। सारी फैसिलिटीज़ हैं, फ्री डिलीवरी की फैसिलिटी है 24 आवर्स। इसके अलावा बच्चों की ग्रोथ मॉनिटरिंग की फैसिलिटी है, फैमिली प्लानिंग की फैसिलिटी है, बाकी टीकाजात लगाए जाते हैं। तो अगर ये अपग्रेड हो जाए, जितनी कि यहाँ पे पॉपुलेशन है, तो अगर इसको RSC का दर्जा दे दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ज़्यादा बेहतर देखभाल जो है वो यहाँ के लोगों को सहूलियात मिल जाएंगी। बाकी हम अपनी तरफ से जो है वो पूरी सहूलियात जो है पेशेंट्स को दें। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि यहाँ पर जो है वो 80-100+ से जो मरीज़ हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर आते हैं। अब आपको बताएं कि लाहौर में जिला इंतजामिया की जानिब से यौम सियाह कश्मीर के मौका पर चेरिंग क्रॉस से रैली निकाली जा रही है। रैली की क़यादत सीनियर सूबाई वज़ीर मियां असलम इकबाल, कश्मीर के रहनुमा मुश्ताक अहमद और DC लाहौर मोहम्मद अली कर रहे हैं। रैली में उसाज़ा, अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक है। मजीद इस हवाले से आगाह करेंगे लाहौर में मौजूद हमारे नुमाइंदे जुनैद अशरफ। जी जुनैद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ माल रोड पर और चेरिंग क्रॉस पर जो है यौम कश्मीर के हवाले से सियाह डे मनाने के लिए यहाँ पर रैली का इनेकाद किया गया। और रैली में हुर्रियत रहनुमा मुश्ताक चौधरी और मियां असलम इकबाल सूबाई सीनियर वज़ीर और उसके अलावा DC लाहौर मोहम्मद अली जो इसकी क़यादत कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ DC लाहौर मोहम्मद अली मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे आज की रैली के हवाले से और यौम कश्मीर के हवाले से? ये 27 अक्टूबर 1948 को एक मैं समझता हूँ यौम सियाह भी मनाया जाता है और ये इंसानी तारीख का एक बड़ा स्याह दिन है, एक बड़ा स्याह बाब है, जिसमें हिंदुस्तान ने उनकी अफवाज ने गस्बाना तरीके से निहत्ते कश्मीरियों पे हमला किया और वहाँ पर आज तक उनका गस्बाना कब्ज़ा जो है वो कायम है। 75 साल गुजरने के बावजूद कश्मीरी बहन और भाई जो हैं हमारे, उनके दिल पाकिस्तानियों के साथ धड़कते हैं और बावजूद हिंदुस्तान के मज़ालिम के वो उनका दिल जो है वो पाकिस्तान के साथ धड़कता है। और इसी तरीके से हमारे बॉर्डर के इस तरफ जो पाकिस्तानी भाई हैं वो अपने कश्मीरी बहनों और भाइयों के साथ हैं और उनके इस हक़ खुद इरादियत की हिमायत करते हैं। और जब तक कश्मीर को आज़ादी नहीं मिलती, हम इसी तरीके से कश्मीरियों की सपोर्ट करते रहेंगे। जी बिल्कुल, आपने सुना कि जब तक कश्मीर को आज़ादी नहीं मिलेगी तब तक इसी तरह सिलसिला जारी रहेगा और रैलीज निकलती रहेगी। और लाहौर की तमाम इंतज़ामिया, ज़िले इंतज़ामिया और लाहौर के अफसरान और हुर्रियत रहनुमा मुश्ताक चौधरी और मियां असलम इकबाल सीनियर सूबाई वज़ीर इस रैली की क़यादत कर रहे हैं।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजहबी उमूर विंग की जानिब से लॉन्ग मार्च के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें सदर मजहबी उमूर PTI अलामा असगर आरिफ चिश्ती, सेक्रेटरी जनरल इंटरनेशनल मशाइख कौंसल सैयद शाहजादा एहसन गिलानी, मरकजी रहनुमा तहफ़्फ़ुज़ सादात कौंसल अलामा गुलाम अब्बास शराजी और दीगर ने शिरकत की। अलामा असगर आरिफ चिश्ती का कहना था कि इमरान खान की जदोजहद पाकिस्तान की बका के लिए है। PTI का लॉन्ग मार्च पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी दिलाएगा। इमरान खान को इक़्तिदार से माइनस करने वाले खुद आवाम के दिलों से माइनस हो गए। कॉन्फ्रेंस के दीगर शरका का कहना था कि हकीकी आज़ादी के लिए लॉन्ग मार्च में पूरा पाकिस्तान शरीक होगा। हम सब इमरान खान के संग जुल्म के खिलाफ इस जिहाद को मंतक़ी इंजाम तक पहुँचाएंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत ने अवाम दुश्मनी की तमाम हदें पार कर दी। PDM ने अपनी सियासत के साथ मुल्क का भी सत्यानाश कर दिया। DC लाहौर मोहम्मद अली की ज़ेर सदारत इंसदाद पोलियो मुहिम के तीसरे रोज़ की कारकर्दगी का जायजा इजलास हुआ। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर, DDHOs और एरिया इंचार्जेस, UCMO समेत दीगर ने शिरकत की। DC लाहौर मोहम्मद अली को ब्रीफिंग में बताया गया कि पोलियो मुहिम के पहले 3 रोज में 12,43,958 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए। तीसरी रोज 47,000 से जायद रह जाने वाले बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए। पोलियो मुहिम आज भी भरपूर तरीके से जारी रहेगी। DC लाहौर का कहना था कि 6,360 टीमें घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने में मसरूफ हैं। 20 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाने का हदफ पूरा किया जा रहा है। लाहौर के मकामी होटल में औरतों के मुआशी फरोग और बाइख्तियार बनाने के लिए तकरीब की गई। पाकिस्तान भर के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप्स के मुकाबले हुए। तकरीब में तर्जुमान वज़ीर आला हुकूमत पंजाब मुसर्रत जमशेद चीमा की खसूसी शिरकत। मज़ीद तफसील जानते हैं जुनैद अशरफ की रिपोर्ट में। लाहौर के मुकामी होटल में औरतों के मुआशी फरोग और बाइख्तियार बनाने के लिए तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में पाकिस्तान भर के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 10 स्टार्टअप्स का मुकाबला करवाया गया। तकरीब में तर्जुमान वज़ीर आला और हुकूमत पंजाब मुसर्रत जमशेद चीमा ने खसूसी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मुसर्रत जमशेद चीमा का कहना था के या लोअर मिडिल क्लास के ये दोनों एक्सट्रीम्स के इश्यूज हैं। मिडिल क्लास फिर भी अब वर्किंग है, उनके इश्यूज ये हैं कि एक क्लास ये है कि ज़रूरत है तो काम करेगी, इसको रिलेट कर दिया जाता है नीड के साथ कि जैसे जॉब करना या कंट्रीब्यूट करना वो शायद कोई बहुत ही किसी गरीब तबके का काम है। दूसरी बात ये कि बच्चियों को चूँकि हमारे माशरे के अंदर ये भी एक हकीकत है कि हमने उस तरह का वर्किंग इन्वायरमेंट नहीं दिया, लेकिन जो सदफ आप कर रही हैं यहाँ पे तो आप घर बैठ के, मेरा ख्याल है कि ये एक इतना ज़बरदस्त हमारे जैसे माशरे के लिए कंट्रीब्यूशन है कि जहाँ पे ख़वातीन के लिए बाहर निकलने की लिमिटेशंस हैं उसको भी आपने एड्रेस कर दिया। और जहाँ तक PTI की गवर्नमेंट है तो आपको याद होगा कि जब हमारी फेडरल गवर्नमेंट की मैं बात कर रही हूँ, पंजाब में तो खैर अभी भी है, तकरीबन 3 बिलियन की जो है ना हमारी एक्सपोर्ट्स खाली IT रिलेटेड थी। और खान साहब को इस चीज़ का काफ़ी रियलाइजेशन है कि अगर हमने IT के अंदर अगर हम अपने मुल्क में रेवोल्यूशन लेके आ जाएं तो मेरा ख्याल है कि ये जो हमारे इकोनॉमी के इश्यूज हैं हम काफ़ी हद तक इनको ओवरकम कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप मुकाबले में जीतने वाले को 3 लाख रुपए का चेक का इनाम दिया गया। शुरका का कहना था औरतों की खुदमुख्तारी और माशी फरोग के लिए हुकूमत का ताउन जरूरी है। मेरा नाम सदफ आबिद है, मैं सर्कल की फाउंडर एंड CEO हूँ। आज हम शी लव्स टेक पाकिस्तान का फाइनल जो है 2022 एडिशन सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें 10 खवातीन ऑल ओवर पाकिस्तान से आई हैं, हैदराबाद, GB, पेशावर, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद। और हमारा मकसद ये है कि हम पाकिस्तान का जो टैलेंट है, स्पेशली जो विमेन का टैलेंट है, उसको आगे लेके जाएं। जो विमेन स्टार्टअप्स टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही हैं पाकिस्तान के मसाइल को हल करने के लिए, जिस तरह किसी का क्लीन एनर्जी का आइडिया है, एजुकेशन का है, हेल्थ का है, वो पिच कर रहे हैं जजेस के सामने। जो पाकिस्तान विनर है वो हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट करेगी इन द ग्लोबल कॉम्पिटिशन। शी लव्स टेक दुनिया का सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन है और ये इस साल 70 कंट्रीज़ में हो रहा है और पाकिस्तान इसका सबसे पुराना पार्टनर है। मैं डॉक्टर शेला जावेद अकरम हूँ, फाउंडर ऑफ वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये बहुत अच्छा एफर्ट है ऑन शी टेक, बिकॉज इससे इंकरेजमेंट बहुत मिल रही है और इनको ये अच्छे यहाँ पे जो सिलेक्ट होती हैं फिर वो इंटरनेशनल कंपटीशन में जाती हैं। इससे ज़ाहिर है हमारा इमेज बिल्डिंग बहुत अच्छी होती है। एंड हर साल इनके अभी तक 2 अच्छे एग्जाम्पल्स भी इन्होंने बताए हैं कि किस तरह उनको इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं। आई थिंक दिस इज़ अ वंडरफुल प्रैक्टिस।
میں بہت ہی ایکسائٹیڈ ہوں اینڈ آئی ایم سو ہیپی دیٹ شی لوز ٹیک ہیز کم ہیئر اینڈ از اکنالجنگ دا ورک دیٹ وی آر ڈوئنگ. جو ہم پاکستان میں سمپلیفائی کرنا چاہ رہے ہیں ہیلتھ کیئر سسٹم کو, ایک چینج لانا چاہ رہے ہیں اس ینگ ڈاکٹرز. I am super excited that it's being acknowledged and we will inshallah make a difference. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہینور نیوز.